हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। और रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। ठीक है, और इससे पहले मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूं कि इससे पहले हमने जो है डिस्कशन किया था कॉचे सीक्वेंस को और कन्वर्जेंट सीक्वेंस को देखा है हमने, और डाइवर्जेंट सीक्वेंस को भी हमने अच्छे से जाना है। एंड देन नेक्स्ट हमारा आता है ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या हो रहा था, एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे ताकि पुराना जो लेक्चर है, जो लास्ट लेक्चर है, उस पर ही थोड़ा लिंक बन जाए हमारा। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो बात किया था हमने कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस को, ठीक है ना, कोई भी सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस। ठीक, अच्छा सबसे पहले कन्वर्जेंट की बात करता हूं मैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एक वैल्यू जो है एक छोटे से पॉइंट पर आकर के मिल जाए। समझ में आ रहा है, मतलब वो कन्वर्ज हो जाए, एक जगह पर आ जाए। मतलब जैसे लाइट रे होता है ना, लाइट रे को क्या करते हैं हम, लेंस के द्वारा जो है एक जगह पर कन्वर्ज कर देते हैं ना। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि भाई बड़े से बड़े वैल्यू को जब हम लेंगे, है ना, बड़े से बड़े वैल्यूज को जब हम लेंगे तो वो एक छोटे से वैल्यू पे आकर के जो है टिक जाएगा, है ना, रुक जाएगा, तो कन्वर्ज कर जाएगा। हम उसको सिंपली ऐसे कह सकते हैं। तो कन्वर्ज का मतलब यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके रुक जाएगा। डाइवर्ज का मतलब क्या था, डाइवर्ज का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू जो है फैल जाए, है ना। डाइवर्ज मतलब फैल जाए। जैसे लाइट रे है, लाइट रे को हम किसी लेंस के थ्रू फैला भी सकते हैं और कन्वर्ज भी कर सकते, डाइवर्ज भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हो इस चीज़ से। तो मैथमेटिकली मैं बता रहा हूँ, थोड़ा रिलेट आप कर पाओ, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेंस के उस पर चला गया। लेकिन आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई भी मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर मैं बात करूँ तो उसमें अगर कन्वर्जेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एक फाइनाइट लिमिट पर जो है वो वैल्यू, फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, कहने का मतलब ये है। डाइवर्जेंट में हमने ये देखा था कि वैल्यू जो है इनफाइनाइट लिमिट पर एग्जिस्ट कर जाता है, इनफाइनाइट लिमिट पे चला जाता है। मतलब या तो प्लस इनफाइनाइट हो जाता है या तो माइनस इनफाइनाइट हो जाता है, प्लस इनफाइनाइट या तो माइनस इनफाइनाइट। तो डाइवर्ज कर रहा है मतलब फैल जा रहा है। ऑसिलेटरी क्या होता है, ऑसिलेट करना, समझ रहे हो। ऑसिलेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऑसिलेट करने का मतलब क्या है कि भाई किसी पर्टिकुलर वैल्यू को जो है उसी के बीच में ही रहे वो, और वो रिपीट करता रहे या फिर उसके बीच में रहे, बार बार कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार आता रहे, है ना। सीक्वेंस के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू जब बार बार आता रहेगा तो उसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। तो मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि पुराना हमने क्या क्या पढ़ा है और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट सिंपल ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है, क्या होता है अभी हम उसको अच्छे से देखेंगे। एंड देन कुछ एग्जाम्पल भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे करने की, ठीक है ना। देखो, बात करें ऑसिलेटरी सीक्वेंस की तो एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है, एन ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस दैट नाइदर कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट नंबर नॉर diverges to पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब देखो, जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है, हमने कन्वर्जेंट के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो भी पर्टिकुलर हमारे सीक्वेंस दिए होते हैं वो एक फाइनाइट वैल्यू पर जो है क्या कर जाता है, कन्वर्ज कर जाता है कि नहीं। एक फाइनाइट वैल्यू पर जो है क्या कर जाता है, वो कन्वर्ज कर जाता है। आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। और डाइवर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो वो जो है या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की और जो है कन्वर्ज कर जाए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब कोई सीक्वेंस हो जब ना तो वो कन्वर्ज करे, है कि नहीं, जब ना तो वो कन्वर्ज कर रहा है और ना वो डाइवर्ज कर रहा है, ठीक, तो उस कंडीशन में हम जो है ये कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो हमारा कैसा है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। मतलब ना तो एक फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसका, और ना ही नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो जो भी हमारे ऑसिलेटरी सीक्वेंस होते हैं
उसके लिमिट हमारे जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। होपफुली कि आप जो डेफिनेशन के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया है वो क्लियर हो गया है, ठीक है ना, वो क्लियर हो गया है। मतलब कभी भी कोई सीक्वेंस दिया हो और उसमें हमारा जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू ना आए तो उस कंडीशन में वो हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। बस ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑसिलेटरी सीक्वेंसेस, ठीक है। देखो ऑसिलेटरी सीक्वेंस की अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप के होते हैं हमारे, दो टाइप के ऑसिलेटरी सीक्वेंस होते हैं। एक तो होता है हमारा ऑसिलेटरी फाइनाइटली, ठीक है, ऑसिलेटरी फाइनाइटली। उसके बाद एक होता है ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, ठीक है। देखो कह रहा है कि इसमें अ बाउंडेड सीक्वेंस दैट डज नॉट कन्वर्ज इज सेड टू बी ऑसिलेटरी फाइनाइटली, ठीक है। मतलब क्या है कि एक सीक्वेंस है ना, बाउंडेड सीक्वेंस मैंने आपको बताया था कि एक बाउंडेड सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज अगर नहीं कर रहा है, एक कन्वर्ज नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, तो उसको हम ऑसिलेटरी फाइनाइटली कहेंगे। दिस मीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस स्टे विद इन सर्टेन रेंज बट डोंट अप्रोच स्पेसिफिक वैल्यू। मतलब एक सर्टेन रेंज के बीच में रहेगा, जैसे -1 + 1 -1 + 1 या फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस टाइप के जो है हमारे मान के चलिए आता ही जाएगा टर्म, समझ रहे, इस टाइप के जो टर्म्स है वो हमारा आता ही जाएगा। तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी फाइनाइटली। ध्यान रखना हम क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी फाइनाइटली। ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, तो अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और इसके जो लिमिट है तो डज नॉट अप्रोच ए स्पेसिफिक वैल्यू, और कन्वर्जेंट में क्या होता है कि स्पेसिफिक वैल्यू पर ही अप्रोच कर जाता है, तो ये चीज़ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। अब इनफाइनाइटली ऑसिलेट कैसे करेगा, अब अनबाउंडेड सीक्वेंस दैट डज नॉट डाइवर्ज इज सेड टू बी ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। देखो फाइनाइटली में हमने कन्वर्ज देखा था, जो कन्वर्ज नहीं कर रहा है लेकिन अगर इनफाइनाइट की बात करें तो अनबाउंडेड सीक्वेंस हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ एक अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा, और ये जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा वो जो है डाइवर्ज नहीं करेगा, चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो या फिर माइनस इनफाइनाइट हो, है ना। तो उस कंडीशन में जो है वो ऑसिलेटरी इनफाइनाइट हो जाएगा। इन दिस केस द टर्म ऑफ द सीक्वेंस ग्रो विदाउट बाउंड बट दे डोंट कंसिस्टेंटली इंक्रीजेज और डिक्रीज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो ना तो वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, तो वो ऑसिलेटरी इनफाइनाइट का केस में आ जाएगा। चलिए अब कुछ इसके जो है, आप बहुत टाइम से यही सोच रहे होंगे कि सर तो खाली बता रहे हैं, लेकिन अब हम डिस्कशन करेंगे डेफिनेशंस की। जो एग्जाम्पल, जो डेफिनेशन हमने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहला देखो, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर मैं n की वैल्यू पुट करता रहूं तो हमारे पास जो सेट बनेगा ना, जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। पहले तो -1 देन +1 -1 +1 और इस टाइप से चलता जाएगा। तो मैं अगर इसका रेंज सेट को डिफाइन करूँ, इसका रेंज सेट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसका जो रेंज सेट हमारा आएगा वो आएगा +1 और -1, ठीक है। मतलब जो R हमारे पास आएगा वो आएगा प्लस का 1 और माइनस का 1, ये दो एलिमेंट से आएंगे। तो आप देख रहे हो कि कोई भी, मतलब हम n का वैल्यू इनफाइनाइट की ओर ले जाएंगे, लेकिन ये चीज़ जो है हमारे दो वैल्यू पर ही टिकी हुई है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है। दोनों जो वैल्यू है वो हमारे कैसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑसिलेट फाइनाइटली कर रहा है। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ, ये ऑसिलेटली इनफाइनाइटली है। आप देख लो, देखो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूँ तो इस सीक्वेंस के अंदर हमारे कैसे एलिमेंट्स आएंगे। अगर n की वैल्यू में 1 पुट करता हूँ तो ये -1 आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, समझना मेरी बात को ध्यान से, तो ये जो है +2 आएगा। अगर मैं n का वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये -3 आएगा। अगर मैं n का वैल्यू जो है 4 पुट करता हूँ तो यहाँ पर जो है +4 आ जाएगा। मतलब इवन नंबर के लिए पॉजिटिव दे रहा है और ऑड नंबर के लिए नेगेटिव दे रहा है। मतलब आप देख रहे हो कि मैं अगर जितना आगे जाऊंगा, एक तो इसमें दो चीज़ें आएंगी, एक माइनस इनफाइनाइट और एक प्लस इनफाइनाइट सेट आएगा, समझ रहे हो, प्लस इनफाइनाइट आएगा। मतलब नेगेटिव में अगर देखूँ तो देखो -3, फिर ऐसे माइनस का जो है 5 हो जाएगा, ऐसे माइनस का 7 हो जाएगा, ऐसे प्लस का 2 है, प्लस का 4 है, प्लस का 6 है, इस टाइप से नंबर आएगा।
मतलब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे n के वैल्यू को इंक्रीज करने के साथ साथ जो हमारे सीक्वेंस की वैल्यू है वो भी हमारा कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि भाई हर n जब इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू हमारा जो है, अगर n, देखो ऐसा कह सकते हैं हम, n क्या हो रहा है, अगर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो जो भी हमारा पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो या तो प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब अगर n की वैल्यू ऑड है ना तो उस केस में हम कह सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार मैं सही से आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ मैं पहले। देखो अगर n का वैल्यू जो है वो कैसा है, ऑड है, तो जो an सीक्वेंस होगा ना वो हमारा माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। अगर n का वैल्यू इवन नंबर है तो जो हमारे सीक्वेंस की वैल्यू आएगी an जो होगा वो माइनस प्लस इनफाइनाइट पर कन्वर्ट कर जाएगा। मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, तो इसलिए ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली हो जाएगा। यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर n, मतलब यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं 7 टू द पावर n की, तो देखो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि आप n का वैल्यू रखते जाओ और जो है आपको क्या मिलता रहेगा, यूनिट डिजिट आपको लेके रखना है, ठीक है, यूनिट डिजिट आपको लेके रखना है। तो देखो 7 की पावर में अगर मैं 1 करता हूँ तो 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट। अगर मैं 7 की पावर 1 करता हूँ तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 की पावर में अगर 2 करता हूँ, सॉरी 7 की पावर में अगर 2 करता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा 7 टू दी पावर में अगर 2 करता हूँ तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही 7 टू दी पावर में अगर 3 करता हूँ तो यहाँ पर देख लो कितना आ जाएगा, 49 इंटू 7, ठीक है, 3 आ जाएगा। मतलब यूनिट डिजिट हमारा इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं 7 की पावर 4 करता हूँ, ठीक है, 7 की पावर में क्या कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, 9 आ जाएगा। 7 की पावर 4 करने पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख लो, इसमें सॉरी एक चीज़ और देख लेते हैं, 7 की पावर 4 करने पर क्या आएगा, ठीक है, 7 9 63, 7 3 करने पर हमारे पास आएगा 3 आएगा, ठीक है ना। और फिर जो है मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूँ फिर से 7 से, 7 या 21 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू है ना वो अल्टरनेटली चलता रहेगा, मतलब किस में चलता रहेगा, 1 3 7 और 9। आप आगे और भी इस पावर करेंगे ना तो यही आता जाएगा। तो आप फाइनाइट हो रहा है, तो ऑसिलेट कर रहे हैं एक फाइनाइट वैल्यू के अंदर। देखो 1 3 7 9, आप ऐसे पावर को इंक्रीज करते जाओगे ना तो उस कंडीशन में आपको यही वैल्यू बार बार रिपीट होता हुआ मिलेगा, और वो वैल्यू है 1 3 7 और 9। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास थर्ड वाला जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है, यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर n, तो ये भी हमारा जो है क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी फाइनाइटली, क्योंकि कुछ फाइनाइट वैल्यूज को बार बार जो है वो ऑसिलेट कर रहा है। समझ आ गया। अच्छा, अगला जो है हम बात करते हैं, इसमें क्या है, कह रहा है कि an जो है एक सीक्वेंस है, 2 कब होगा, जब n का वैल्यू 1 होगा या फिर प्राइम होगा, और n जो है होगा कब, जब कोई इसके अलावा कोई और वैल्यू है, ठीक है। तो देखो n का वैल्यू मैं अगर 1 लेता हूँ तो an सीक्वेंस हमारा कैसा बन रहा है, यहाँ समझने वाली चीज़ है। an जो सीक्वेंस है, अगर n का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, समझना, ठीक है। अगर मैं n का वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो ये क्या आएगा, 2 आएगा, बोल रखा है यहाँ पे। और प्राइम नंबर ले रहा हूँ, अगर कोई प्राइम नंबर ले रहा हूँ, 2 के बाद देखो 1 के बाद जो है n का वैल्यू 2 है, तो n का वैल्यू अगर एक 2 प्राइम नंबर है तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अगर मैं 3 ले रहा हूँ तो 3 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो 3 के लिए भी क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 4 ले रहा हूँ, 4 हमारा जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। समझ में आ गया, 4 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ऐसे ही
अगर मैं n का वैल्यू 5 ले रहा हूँ, 5 एक प्राइम नंबर है, तो आप देख सकते हो कि इस टाइप के नंबर जो है हमारा रिपीट करता हुआ जाएगा। मतलब इसमें हमारे पास जो रेंज सेट आएगा उसमें 2 आएगा और एक आगे बढ़ते जाएंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट इज अनबाउंडेड एंड नॉट यूनिक लिमिट पॉइंट देयर फॉर ऑसिलेटली इनफाइनाइटली। मतलब देखो यूनिक लिमिट तो इसमें है नहीं, लिमिट एग्जिस्ट तो करेगा ही नहीं, यूनिक लिमिट की बात क्या करें। तो इसमें इनफाइनाइट आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली। अच्छा अगला जो इसमें जो आएगा ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली आ जाएगा। तो आई थिंक ये जो एग्जांपल मैंने लिया है उसके हेल्प से आपको समझाने की जो मैंने कोशिश की है वो आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हम क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो है देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली। तो ये चीज़ हमको थोड़ा चेक करना है कि कौन कौन सा ऐसा सीक्वेंस है जो ऑसिलेटरी फाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है। तो मैंने चेक करने का तरीका आपको बताया है कि कैसे आप जो है सीक्वेंस को चेक कर सकते हो। देखो ये तो हमारे -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये तो जो है ऑसिलेट फाइनाइटली हो रहा है, ध्यान रखना है, ऑसिलेटरी फाइनाइटली। उसके बाद में इसकी बात करूँ तो ये इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये -1 +1 के बीच में जो है रहता है साइन का वैल्यू, समझ में आ रहा है। ये हमारे जो है प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनाइटली कौन जो है एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइटली तो जो है ये आ जाएगा और एक ये वाला ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखो कह रहा है कि एक सीक्वेंस हमारे पास दिया हुआ है। क्या सीक्वेंस है? सीक्वेंस जो है -1 टू द पावर n और n स्क्वायर है। तो इस केस में क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी होगा, डाइवर्जेंट टू नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, है ना, डाइवर्जेंट टू नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, या फिर ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली होगा। सबसे पहले तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ऑसिलेटरी क्या होता है। ऑसिलेटरी तो मैं जस्ट आज ही आपको बताया है, ठीक है ना। तो देखो ये जो सीक्वेंस है ना ये ऑसिलेट करेगा। अभी जस्ट इसके पहले एक एग्जांपल मैंने लिया था, -1 टू द पावर n इंटू n का मैंने लिया था। तो वहां पर जब n की जगह पर n स्क्वायर है, क्या फर्क पड़ रहा है, वैल्यू और बढ़ जाएगा। तो ये जो है हमारा इनफाइनाइटली हो जाएगा, ठीक है ना, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे इसमें बात करते हैं। दूसरा इसमें एग्जांपल है हमारे पास, वो क्या है, सेम वही वाला है, समझ में आ रहा है। ये अभी इसके पहले ही हमने ये वाला देखा है कि 2 है अगर n का वैल्यू 1 है या फिर प्राइम नंबर है, और उसके अलावा अगर कोई है तो उसके लिए वही नंबर हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो जो है हम नहीं कह सकते, आपको पता है, डिक्रीजिंग भी हम नहीं कह सकते। ऑसिलेटरी फाइनाइट वैल्यू पे तो कर ही नहीं रहा था, क्योंकि हमने ये देखा था 2 और इनफाइनाइट आ रहा था इसमें, ठीक है, 2 और इनफाइनाइट आ रहा था, तो ये ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली हो जाएगा। अगला उसमें क्वेश्चन पर बात करते हैं, सेम ये भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है ना। तो इसके लिए देखो वैल्यू क्या क्या आ रहे थे, 1, 3, 7 और 9, ऑल्टरनेट्स बिटवीन 1, 3, 7 एंड 9। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। इफ अ सीक्वेंस इज बोथ बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। देखो इसके लिए मैंने आपको एक थ्योरम करवाया था, एक रिजल्ट करवाया था, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सीक्वेंस है वो क्या क्या है हमारे पास, वो क्या क्या है, एक तो बाउंडेड है, ठीक है, एंड देन दूसरा क्या है, मोनोटोनिक भी है। तो बाउंडेड और मोनोटोनिक है अगर कोई सीक्वेंस, तो वो हमेशा के लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। इस बात का आप ध्यान रखना, इसका एक रिजल्ट मैंने करवाया था, और ऐसे ही रिजल्ट में से ही आपके क्वेश्चंस बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वो, मैंने आपको जो करवाया था, ठीक है ना। इसके लिए एक मैंने बताया था कि कोई भी सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट जो है बाउंड, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटो इफ एंड ओनली वाला केस था ये, है ना। कन्वर्जेंट है तो जो है बाउंड, मोनोटोनिक है तो वो कन्वर्जेंट होगा, और कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड और मोनोटोनिक होना ही होना है। मोनोटोनिक का मतलब क्या है, जो मैंने आपको इसके भी डेफिनेशन क्लियर करवाए थे। मोनोटोनिक में क्या होता है कि भाई
कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जो है वो नहीं जा पाता है, समझ में आ रहा है, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं जा पाता है। तो ये जो है मोनोटोनिक का मतलब आप समझ सकते हो। नहीं पता है, लेक्चर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वो अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कह रहा है कि सीक्वेंस सच दैट ए एन जो है दे रखा है आपका साइन एन पाई बाई 4। अब अगर एन की वैल्यू मैं 1 रखता हूं, 2 रखता हूं, ऐसे रख के आप चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं एन की वैल्यू 1 की, तो साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, जो कि 1/√2 होता है। अगर मैं 2 की बात करूं तो पाई बाई 2 हो जाएगा। आप एन की वैल्यू 2 रख के देखेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं साइन 3 पाई बाई 4 की, तो 3 पाई बाई 4, ठीक है, 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 की जो वैल्यू होगी वो -1/√2 हो जाएंगी, -1/√2 हो जाएंगी। ये चेक कर लेना आप लोग, यही आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसको चेक करके निकाल के आप लोग देख सकते हो। देखो साइन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूँ। तो पाई माइनस क्या होगा, माइनस का ही तो होगा, साइन का वैल्यू माइनस में आ जाएगा वो, ठीक है ना। पाई माइनस हो जाएगा, तो आप चेक कर लो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, उसके बाद में अगर और भी आगे ऐसे वैल्यूज़ को रखते जाऊँ तो ये -1 +1 0 पाई बाई √2 इसके बीच में जो है करता जाएगा। तो ये फाइनाइट वैल्यूज़ आ रहे हैं ना, तो ऑसिलेटरी क्या हो जाएगा, फाइनाइट आ जाएगा। आप वैल्यूज़ को एक एक करके रखते जाएंगे तो उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये नहीं करवाया मैंने, चलिए मैं करवा देता हूँ। देखिए n इफ़ n इज़ इवन -n इफ़ n इज़ ऑड मतलब n का वैल्यू मैं अगर 1 रखता हूँ, समझना, n का वैल्यू मैं अगर 1 रखता हूँ तो n का वैल्यू 1 रखने से माइनस का 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो प्लस का 2 आएगा। अगर मैं 3 रखता हूँ, ऑड नंबर है, तो माइनस का 3 आएगा। ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल जस्ट इसके पहले आपको करवा रखा है। तो आप इसका जो आ रहा था हमारा वो -इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट आ रहा था। तो -इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट अगर हमारा आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली आ जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है। देखो -1 टू द पावर n और 1/n है। देखो यहाँ पर मैंने इसके लिए आपको थोड़ा सा बताया है कि अगर -1 टू द पावर n है तो ये -1 और +1 में वेरी कर रहा है, और अगर लिमिट लगा दूं मैं इस इनफाइनाइट में 1/n है तो ये 0 की ओर जा रहा है समझ में आ रहा है। तो -1 और +1 एंड इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं 0, क्योंकि यहाँ पर ये 0 आ रहा है और ये -1 +1 आ रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास -1 और +1 ही आएगा। और -1 और +1 आने के साथ साथ ये जो है ऑसिलेटरी फाइनाइटली हो जाएगा, ठीक है ना, फाइनाइटली हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया, हम इसको इनफाइनाइट के जगह पर फाइनाइटली कर लेते हैं। क्लियर, तो डी ऑप्शन हमारा जो है इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको, डी ऑप्शन जो है इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें एक दिया हुआ है कि इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट मोनोटोनिक इट मस्ट बी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी, अनबाउंडेड। देखो कह रहा है कि जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड तो है लेकिन वो जो है मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है ना। कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इफ इट डज नॉट कंसिस्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मीनिंग दैट टर्म इंक्रीज एट पॉइंट अदर पॉइंट डज नॉट। तो देखो इसमें क्या होता है कि मोनोटोनिक में मैंने आपको बताया था कि एक दो चीज़ें होता है मोनोटोनिक में। मतलब मोनोटोनिक का मतलब क्या है, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा और अगर घट रहा है तो घटता ही रहेगा। मोनोटोनिक के लिए ही बताया था मैंने आपको। तो मोनोटोनिक नहीं है। अब यहाँ समझना, बाउंडेड को अभी फिलहाल मैं एक टाइम के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाउंडेड पर ज़्यादा ध्यान अभी मत लगाओ, ये बाद में हम काउंट कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप मोनोटोनिक पे फोकस करो थोड़ा सा,
कोई भी सीक्वेंस अगर मोनोटॉनिक है, इट मीन कि सीक्वेंस ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना तो डिक्रीज हो रहा है, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बाउंडेड तो है ही साथ में। तो मोनोटॉनिक ये जो है इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि अगर देखो मोनोटॉनिक में क्या होता है कि अगर हमारा प्लस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो उस कंडीशन में जो सीक्वेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ज तो नहीं करेगा, डाइवर्ज भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये ऑसिलेट तो करेगा, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं ना कहीं ये जो है क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। समझ में आ रहा है? या तो देखो सॉरी, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट नहीं कह सकते, कोई अगर मोनोटॉनिक नहीं है कह रहा है ना, ये तो माइनस इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, प्लस इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता है, मोनोटॉनिक का तो सवाल ही नहीं होता है। इसका मतलब अगर बाउंडेड है तो कहीं ना कहीं वो ऑसिलेट कर जाएगा। समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। देखो इसमें हमारे पास क्या है, माइनस एन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि माइनस एन वाला जो वैल्यू है वो -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। देन कॉस भी हमारा जो है +1 और -1 के बीच में जो है ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना, प्लस और माइनस के बीच में जो है क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। समझ में? तो उस कंडीशन में ये जो हमारा है ऑसिलेटरी इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि कॉस है हमारा इसमें, ठीक है। तो आई थिंक ये जो क्वेश्चंस थे और जो टॉपिक हमारा ऑसिलेटरी सीक्वेंस का था वो आपको समझ में आया है। क्वेश्चंस जो मैंने लिए थे वो मिक्स लिया था, जिसमें डाइवर्जेंट का था, कन्वर्जेंट का था, ऑसिलेटरी सीक्वेंस का था, ठीक है। तो अगर टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो ये सारे जो लेक्चर्स हैं, मोनोटॉनिक हो गया, उसके बाद कॉची सीक्वेंस हो गया, ये तमाम सारी चीज़ें जो लेक्चर्स हैं टॉपिक पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना भी रखा है, अपलोड हो भी चुका है। तो आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और इतना वैल्यूएबल फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।